नमस्कार साथियों, आज का अपना पॉइंट है यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत 2 पॉइंट लिखे हैं, जहां पर एक लिखा हुआ है संचार माध्यम और हिंदी और दूसरा पॉइंट लिखा है कंप्यूटर और हिंदी। कॉन्सेप्ट बेस पर या कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये तय है इसमें कि यहाँ अपना प्रश्न गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ इसमें लास्ट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी अपने को याद करनी पड़ेगी। वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ थोड़ा सा स्पेशल करके उसमें वहाँ फोकस ऑन बना लेना। मैं एक आध आपको इसमें क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आम तौर पर आपके पास संचार माध्यम से रिलेटेड आया था उसमें, और उसके यदि जानकारी आपको नहीं भी होती तब भी आप उस प्रश्न का उत्तर कैसे लगा सकते हैं इस कक्षा के साथ में यहाँ पर आपके पास मेमोराइजेशन के साथ में विशेष करके यही वाली विशेषताएं हैं। अब जैसे मान लो नाम आता है अपने पास यहाँ पर संचार माध्यम, जब भी हमारे सामने यहाँ पर पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन का जो मीडियम है संचार माध्यम है, तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है क्या जब सुबह उठते हो तो समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, चाहे नई दुनिया हो, चाहे यहाँ पर जनसत्ता हो, किसी न किसी पेपर के माध्यम से, किसी न किसी पत्रिका के माध्यम से क्या आप तक संचार होता है, क्या आप तक इन्फॉर्मेशन आती है। पॉइंट नंबर 2 कि जब आप खड़े होते हो और यदि अगर आपको न्यूज़ देखने की आवश्यकता पड़ जाए, आपने घर में अपने टीवी से, अपने रिमोट से जो है आपने उसको वहाँ पर खबर चालू की, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है? तो आंसर है कि यस। अब आप उसमें किस में सुनना पसंद करते हो? आप हिंदी में तो आपके लिए हिंदी की टाइटल अवेलेबल हैं, आप अंग्रेजी में तो आपके लिए अंग्रेजी में। तो यहाँ पर इसका इस बात को लेकर के केवल इसमें एक ही संचार माध्यम और हिंदी में जो पावरफुल क्वेश्चन जाएगा वो ये जाएगा कि संचार माध्यम के रूप में हिंदी की क्या विशेषताएं है। इस पॉइंट को अपने को यहाँ पर थोड़ा सा देखना है और इस पर आधारित मैंने कहा कि प्रश्न का आंसर भी आप इजी गोइंग टास्क में दे पाएंगे, केवल आपको इसमें समझदारी का हिस्सा जो है वो लेकर के चलना है। जैसे पॉइंट अपने पास आया, पहले परिभाषा। बेसिकली सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम को ही संचार माध्यम कहते हैं। सूचनाएं मेरे पास है, मैं एक पत्रकार हूं, मेरे पास सूचनाएं हैं। मैं एक टीवी का रिपोर्टर हूं, सूचना मेरे पास है। उन सूचनाओं को मैं आप तक प्रदान करना चाहता हूं। तो जिन माध्यमों की सहायता से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती हुई दिखाई देगी, उन माध्यमों को जिस नाम से जानते हैं और पहचानते हैं वो टाइटल क्या कहलाएगा? इसमें संचार माध्यम कहलाएगा। जैसे पत्र पत्रिकाएं हो गई, मोबाइल हो गए। फिर यहाँ पर देखें तो जन जन तक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक, क्योंकि आजकल तो यहाँ पर जब अगर आप मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल में आपको पेपर मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल में यहाँ पर कोई ना कोई टीवी वाला जो है वो समाचार आपको सुनने को मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आज जो खबर है वो एक स्थान से जहाँ से इसका उद्भव होता है और इसके प्रसारण तक की बात अगर आती हुई दिखाई देती है तो क्या ज़बरदस्त तरीके से फैलती है? तो आंसर आता है कि यस। जन जन तक समाचारों, सूचनाओं या महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाना ही आपके पास यहाँ पर जनसंचार कहलाता है। माध्यम के रूप में अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिक रूप में 2 भागों में कैटेगराइज की। एक प्रिंट रूप में, जहाँ पर आपके पास कागज के टुकड़े के रूप में होती है। वो क्या है? वो आपके पास दैनिक भास्कर समाचार पत्र का कागज का टुकड़ा है ना। वो आपके पास वहाँ पर पत्रिका का टुकड़ा है। लेकिन अगर ये भी देखें तो अब ये चीज़ है कि चाहे किसी पत्रिका को पढ़ना हो, चाहे किसी समाचार पत्र को पढ़ना हो, ये अब आपके मोबाइल पर यहाँ पर यदि आप चाहते हैं कि हमें उसका प्रिंट नहीं निकालना है, हमें कागज़ के टुकड़े पर नहीं चाहिए, हम तो उसे डिजिटल रूप में ही वॉच कर लेते हैं और हमारे लिए जो काम की इन्फॉर्मेशन होगी निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर आता है श्रव्य, रेडियो। जैसे मान लो अगर आपने सुबह के समय 8:45 पर या सुबह के समय का 8 बजे का समाचार सुनना स्टार्ट किया तो सुनाई दे रहा है केवल। शाम के समय आकाशवाणी पर आपने 8:45 का समाचार अगर सुनना पसंद किया, या अगर बीच में यहाँ पर जो गाने आते हैं वो सुनना पसंद किया, तो आपके पास यहाँ पर रेडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आई। और रेडियो आपके लिए क्या काम करता है? तो केवल आपको सुनाने का काम करता है। लेकिन अगर यहाँ पर श्रव्य के साथ दृश्य भी हो जाए, इट मीन्स ऑडियो के साथ विजुअल वाला कॉन्सेप्ट भी हो जाए, तो जब ऑडियो और विजुअल दोनों की जब अगर अपन बात करते हैं तो ये जो टीवी
और आदि प्रकार के जो समाचार पत्र होते हैं, टीवी जो होती है, वो आपको यहाँ पर दृश्य श्रव्य में कि दिखाई भी देता है, उसके साथ साथ में आपको सुनाई भी देता है, उसमें वहाँ पर पॉइंट जाता है, वो आंसर इसमें है यहाँ पर टीवी। अब आपको मैं जो यहाँ पर हाई स्कूल टीचर एजुकेशन टीचर सिलेक्शन एग्जाम में जो संचार माध्यम से रिलेटेड एक जो प्रश्न आया है उस प्रश्न को बताऊं कि नॉलेज नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर इसका उत्तर कैसे देंगे। देखिए इसमें जैसे प्रश्न अपने पास आया था, इसमें जो 2024 वाला जो आपके पास एग्जाम जो हेल्ड हुआ था, उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी संचार माध्यम की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न कहाँ से आया? तो आपने इसमें लिखा है संचार माध्यम और हिंदी, ये प्रश्न यहाँ से आया। उसने कहा कि संचार माध्यम जब अगर हमारे पास होते हैं तो पहला पॉइंट लिया कि जो सूचना होती है, ये सूचना का व्यापक प्रचार और प्रसार होता है। हाँ, एक झटके में आप कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर अगर आप गुजरात के अहमदाबाद से लगा करके यदि आप अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुंचाना चाहते हैं तब भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। भाई संचार माध्यम का रोल यही है ना। तो इसमें यहाँ पर व्यापक प्रचार प्रसार होता है, तो आंसर आता है कि हाँ। दूसरा, शिक्षा ज्ञान के प्रति लाभदायक। हाँ, ये देखो, ये कम्युनिकेशन का ही तो साधन है। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से जो है वो क्या चीज़ों का आदान प्रदान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर आता है कि यस। पॉइंट आया उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता। अब मैं यहाँ पर आखिरी में एक सेंटेंस बोलूँगा चौथा ऑप्शन बोलने के बाद। भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना, इट मीन्स यहाँ पर कल्चरल। तमिलनाडु में क्या कल्चर है वो अगर आप तक आएगा तो संचार माध्यम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि आप में से हर कोई तमिलनाडु नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर यदि तमिलनाडु के लोगों की कुछ भावनाओं को समझना है तो वो भावनाएं आप तक आ जाएगी। आंसर है कि यस। तो उन्होंने कहा कि भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं संचार माध्यम। तो हाँ, आपको यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा संचार माध्यम पर जब वो उसकी कोई वहाँ पर एपिसोड आता है तो किसी न किसी राज्य की संस्कृति के बारे में आपको परिचय करवाया जा रहा है, तो आंसर आता है कि हाँ। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे विद्वानों, यहाँ पर आप एक जो बात इसमें याद रखेंगे कि जब अगर कोई नेगेटिव बात इसमें आती है, जैसे वहाँ पर कि उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता, तो ऐसी चीज़ों को एक झटके में यहाँ पर काट करके इसको साइड में कर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर बनने जा रहे हैं टीचर। नो डाउट कुछ धारावाहिक, कुछ नाटकें कि यहाँ पर ये जो संचार माध्यम इस प्रकार से हैं जो हमारे संयुक्त परिवारों को तोड़ने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम यहाँ पर इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीचिंग लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कि ये हमारे उज्जवल भविष्य के प्रति उदासीनता फैलाएगा, न्यूट्रलिटी लाएगा, तो आंसर आता है कि नहीं। तो ना भी पता हो तब इस प्रकार के नकारात्मक सेंटेंस को आप अपने ऑप्शन में चुनाव करने का प्रयास करना, आपका उत्तर इसमें यहाँ पर गलत नहीं होगा, है ना। तो ये मैंने आपको एक उस प्रश्न के बारे में हाईलाइट कराया जो आपके इसमें यहाँ पर आ चुका है, और एक व्यू दे दिया कि अब आगे आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे ट्रीट करोगे। चलते हैं संचार माध्यम के रूप में हिंदी की विशेषताएं। पहला पॉइंट आया व्यापकता। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में ऐसा एक है जिसे एक व्यापक संचार माध्यम बन जाता है, अर्थात सूचना का व्यापक प्रचार प्रसार हम हिंदी में करते हैं। आंसर आता है कि यस। 2011 की जनगणना को अगर आप देखोगे तो जनगणना के हिसाब से 40.03% भाग पर हिंदी बोली जा रही, चूंकि वो 11 का डेटा है। अब आज हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर और बढ़ गया हो इसमें। तो पहला पॉइंट कि संचार माध्यम के रूप में हिंदी की विशेषता है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार जो है इसकी सहायता से होता है। हाँ, सरलता। अन्य भाषाओं की तुलना में ऐसा माना जाता है कि ये सरल है। हिंदी भाषा सरल और सुबोध है, जिससे यह आम लोगों के लिए आसानी से समझ में आ जाती। आप देखिए ना, कहीं भी जब अगर आप जाते हैं, मान लो अगर आप तमिलनाडु जाएंगे, उसने आपको कुछ तमिल में सुनाने का प्रयास किया, तो आप उस बात को सुनोगे, समझोगे, पता चलेगा कि CPU के ऊपर से जाएगी बात है। लेकिन आपने कोई वहाँ पर बात कही तो हो सकता है कि टूटी फूटी लैंग्वेज में, लेकिन कहीं ना कहीं इजी गोइंग टास्क में उसको जानता तो है, उसको समझता तो है। तो पॉइंट है कि हाँ। तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखें, ज्ञान विज्ञान से जुड़ाव आया था ना उसमें, वहाँ पर शिक्षा और ज्ञान का माध्यम। हिंदी भाषा ज्ञान विज्ञान और आधुनिक विषयों से सहज रूप से जुड़ गई है।
जिस आधुनिक विषयों से। और ये देखो कि मध्य प्रदेश जैसे अगर सरकार की अगर अपन बात करें तो कुछ स्थानों पर मेडिकल की पढ़ाई या इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी साझा करने के लिए एक प्रभावी माध्यम बन गई है। चौथा पॉइंट, जनसंचार माध्यमों में उपयोग। अब जनसंचार माध्यम अपन ने अभी देखा कि चाहे वो आपके पास प्रिंट हो या चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हो। प्रिंट में वहां पर कागज का टुकड़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जिसमें फिजिक्स या भौतिक शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया गया होगा। हिंदी का उपयोग समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट जैसे विभिन्न संचार माध्यमों में बहुत तेजी से और स्पीड के साथ किया जा रहा है, तो आंसर आता है यस। आगे, डिजिटल दुनिया में प्रभाव। डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग बढ़ रही है और इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अनुवाद के माध्यम से पहुंच। हिंदी का उपयोग अनुवाद के माध्यम से भी होता है, जिससे विभिन्न भाषाओं के लोग हिंदी सामग्री तक पहुंच सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर यह है कि यदि अरस्तु की आइडियोलॉजी को आपको पढ़ना है, प्लेटो की आइडियोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर की आइडियोलॉजी को अगर आपको पढ़ना है, अगर उसने कोई बात आपने फ्रेंच में बताई तो अनुवाद की सहायता से क्या आप तक आ गई है? तो उत्तर आता है कि हाँ, वो बातें अनुवाद की सहायता से हम तक आती हुई दिखाई दी। तो वो वाला पॉइंट कि अनुवाद के माध्यम से पहुंच, तो आंसर आता है इसमें यहाँ पर यस, है ना। फिर अगला, सांस्कृतिक प्रभाव। संस्कृति को जोड़ना, इफेक्ट में लाना। हिंदी भाषा भारत की संस्कृति और साहित्य को दर्शाती है और यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और जब अगर आप वो हिंदी भाषा के उत्पत्ति क्रम की अगर बात करते हो तो संस्कृत, तब आप कहते हो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट होते हुए हिंदी की तरफ आपने जो प्रयास उसमें किया जाने का, वहाँ पर वही वाली बात आ गई और एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ने का भी काम करती है। और इस पर बहुत प्यारा सेंटेंस भी आया है और उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर और इसमें जोड़ लो कि यहाँ पर सांस्कृतिक भाषा में जैसे अपन ने कहता ना कि जोड़ने का काम करती है। आपने अन्ना हजारे का नाम सब लोगों ने सुना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सन 2013 में भ्रष्टाचार से संबंधित इन्होंने आंदोलन चालू किया। अन्ना हजारे जिनकी मूल भाषा जो जानते हैं और समझते हैं वो थी मराठी, लेकिन दिल्ली के रामलीला के मैदान से सारे भारत को यदि एकता के सूत्र में बांधने का किसी भाषा ने काम किया तो वो था हिंदी। अन्ना हजारे के द्वारा वहाँ से जब अपनी बातें हिंदी में बताना चालू की तो ये जो है अभी तक विश्व में जितने बड़े आंदोलन हुए थे उसमें टॉप 10 में जगह पाया था ये वाला आंदोलन। इट मीन्स यहाँ पर हिंदी ने जो है वो जनसंचार माध्यम की सहायता से लोगों तक गई और बहुत बड़ा इसका अंपायर खड़ा होता हुआ दिखाई दिया और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने में भी इसने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं तो अगर अन्ना हजारे जी अपनी बात वहाँ से अगर मराठी में बता दे तो तुम और हम वहाँ पर उस आंदोलन से जुड़ पाते, तो आंसर आता है कि नहीं, है ना। फिर यहाँ पर आए वैश्विक स्तर पर पहचान। हिंदी भाषा दुनिया भर में बोली और समझी जाती है और ये कई देशों में पढ़ाई जाती है। और आजकल आप भी अगर देखोगे तो बेसिकली अगर जैसे मॉरिशस हो गया, जैसे फिजी हो गया, है ना, जैसे ट्रिनिडाड हो गया, ये इस प्रकार के आपके पास वहाँ पर देश है जहाँ पर हिंदी बहुतायत से उपयोग हो रही है। और इसके साथ साथ में यदि आपने देखा होगा कि अमेरिकी संसद को अगर संबोधित करना है, आपके भारत के माननीय प्रधानमंत्री अगर वहाँ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नरेंद्र मोदी साहब ने अगर वहाँ पर संबोधन करने का उनका मौका मिला तो वो अपनी बात सारी की सारी वहाँ पर हिंदी में बताते हुए दिखाई दे। क्या उनको हिंदी में समझ में आता है? नहीं। उनके पास वहाँ पर ऐसी कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जो अगर अपने कानों पर लगा लेते हैं तो वो चीज़ें जो है वो आपके लिए यहाँ पर इजी गोइंग टास्क में हो जाती है। आगे भी होगा ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि भाषा लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में एक बैरियर के रूप में नहीं है ना, तो आगे कुछ दिनों बाद ऐसी डिवाइस होना आ जाएगी कि अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं आपको फ्रेंच में सुनना है, फ्रेंच में सुनिए। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं आपको अंग्रेजी में सुनना है, आप अंग्रेजी में सुनिए। अगर मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ आपको हिंदी में सुनना है, आप हिंदी में सुनिए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को सुनने का प्रयास करेंगे और समझ में भी आएगा। तो ये चीज़ें बड़े बड़े लेवल पर तो हो ही गई है, लेकिन कक्षा तक आने में अभी इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं समय लगेगा, है ना। फिर जनसंचार के माध्यम से विकास। हिंदी भाषा के विकास में जनसंचार माध्यमों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भाई अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात के अहमदाबाद से लगा करके आसाम के सिलचर तक यदि अगर आपको पहुंचाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जनसंचार माध्यमों की भूमिका रहेगी। फिर उसमें वहाँ पर अगेन या तो प्रिंट है, वो पेपर हैं, वो पत्रिका हैं,
या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो रेडियो है, वो टीवी है, वो इंटरनेट है और आदि के जो भी आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उनकी सहायता से यहाँ पर जाता है। तो आंसर आता है कि यस। आधुनिक तकनीक का उपयोग, हिंदी भाषा अब आधुनिक तकनीक के माध्यम से संचार के लिए भी उपयोग की जाती है। संचार के लिए कम्युनिकेशन आधुनिक तकनीक के माध्यम से, जैसे मैंने अभी कहा, अरे यार अमेरिका में बैठे हुए सांसद, अमेरिकी संसद की जो है वहाँ पर सांसद तालियां बजा रहे हैं, तो क्या मोदी जी की बातें उनको सब समझ में आ गई हिंदी में? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसमें वहाँ पर किसका रोल था? तो बेसिकली उसमें आधुनिक तकनीक की सहायता से आपकी हिंदी की बातें उनको सुनाई दी। और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अगर रूस के राष्ट्रपति साहब से, अगर पुतिन साहब से, अगर आपके भारत के प्राइम मिनिस्टर अगर बात कर रहे हैं तो आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत धुआंधार, तो क्या उनको हिंदी आती है? क्या इनको रसियन आती है? नहीं। पर यहाँ पर यह है कि ये जो आधुनिक तकनीकों की सहायता से संचार के माध्यम के रूप में ये भाषा यूज होने लग गई है। तो आंसर आता है कि यस। जैसे कि यहाँ पर सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से आप अपनी बातें पहुँचाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ का अगेन जिस्ट यही है कि संचार माध्यम के संदर्भ में यदि हमारे पास यहाँ पर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आता है जो हमारी आइडियोलॉजी को लगता है कि यार नेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो उस वाले पॉइंट का चुनाव कर लेना। आपके उत्तर में आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आपका प्रश्न यहाँ से सही होगा, है ना। क्योंकि कभी कभी यही कहा जाता है कंटेंट अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर इसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी अपनी जगह है और उस बात को आप इसमें यहाँ पर मजा लीजिए। अगला पॉइंट है कंप्यूटर और हिंदी। ये टेक्निकल पॉइंट है, समझने के लिए यहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। आपको जो कुछ है वो याद करना है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जब अगर इसमें बातें आती हुई दिखाई देती है तो उसका ये कहना है कि क्या इसमें यहाँ पर कंटेंट याद करना पड़ेगा? आंसर है हाँ, इसमें कंटेंट, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगी। भाई टाइपराइटर की बात करेंगे, कंप्यूटर की बात करेंगे, रेमिंगटन की बात करेंगे, स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट इसमें यहाँ पर आएगा, या जैसे इसमें कब कौन सा सॉफ्टवेयर आया हिंदी के लिए, जब वैसे के लिए, क्योंकि पहले तो सब सारी चीज़ें केवल आपको अंग्रेजी में उपलब्ध होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदी में भी आपको मिलने लगी। तो ये पॉइंट आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला है। देखते हैं क्या है। 1960 में संचार मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर नामक उद्यम प्रारंभ हुआ, है ना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आपको याद करना है। देखो, दो प्रकार कंटेंट होता है, एक को पढ़ करके छोड़ना है और दूसरे को याद करना है। ये दो प्रकार की चीज़ें आज यहाँ चलेगी इसमें। तब तक देवनागरी में कुछ प्रारंभिक टेलीप्रिंटर भारतीय तार विभाग को मैसर्स आलिवुड कंपनी ने दिए थे। अभी यहाँ पर इतना लोड नहीं लेना है। 1977 तक हिंदी में ऐसा कोई कार्यक्रम उपलब्ध नहीं था। अभी लोड नहीं लेना, न सन का, न फलाने का, न ढिकने का। 1977 में हैदराबाद की ECIL नामक कंपनी ने फोर्टान नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। मेरे हिसाब से कंप्यूटर यदि आप थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, अब देखो यहाँ मैं, क्योंकि कंप्यूटर का मतलब वो नहीं पढ़ना है पगलेटो जैसे, क्या जैसे बहुत सारे इसमें यहाँ पर कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये जो इस प्रकार की जो बातें हैं वो इसमें यहाँ पर काम के नहीं है। अपने को तो ये है कि हिंदी से रिलेटेड जो मैं आपके पास यहाँ पर फैक्ट या इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बातों को इसमें कहीं ना कहीं देखना है ना। तो ये पॉइंट अपने लिए यहाँ पर फोर्टान जो है एक आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर की भाषा है। तो उसमें कहा कि नामक कंप्यूटर भाषा में, यह है ना फोर्टान नामक कंप्यूटर भाषा में, इट मीन्स आप सीधा चलो कि फोर्टान एक भाषा किसकी, आंसर आया कंप्यूटर की, मैं पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा गया। तो इसका मतलब है कि जिस भाषा की सहायता से, जिस कंप्यूटर भाषा की सहायता से, वो कहेगा यहाँ पर C++, जावा या और एक आध नाम उसमें वहाँ पर दे देगा, तो अपने को यहाँ पर याद रखना है फार्मूला ट्रांसलेशन। मीन्स यहाँ पर फोर्टान नामक जो कंप्यूटर भाषा थी, इसकी सहायता से पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा गया। ये फैक्ट आपको यहाँ याद करना चाहिए, इसमें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 1980 के आसपास दिल्ली की DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। अब यहाँ पर ये कि सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किसने किया, तो ये प्रश्न इसमें है। यहाँ पर ये याद नहीं रखना 1980 के आसपास और दिल्ली, ये याद नहीं रखना। याद क्या रखना है कि DCM नामक कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर एक शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। यह हिंदी मशीन द्विभाषी शब्द संसाधक थी, एक साथ दोनों भाषाओं में
दोनों भाषाओं में सामग्री संसाधन की सुविधा देती थी। नीचे से कोई नहीं, ये अपना फैक्ट है जिसको अपन यहाँ पर याद करें। फिर आगे, इसी समय हैदराबाद की सीएमसी नामक कंपनी ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की। ये प्रश्न आगे अपने पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट होती है, जो चिन्ह होते हैं, उस चिन्हों को अपन जिस नाम से जानते और पहचानते हैं वो लिपि कहलाता है। तो यहाँ पर ये है कि सीएमसी नामक कंपनी ने, अगर बाई चांस आए तो ये सब प्रश्न हैं इसमें, ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा में, अब वो भारतीय भाषा में शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन तैयार की, है ना। दूसरा फैक्ट यहां से अपन ने इसमें देखा। फिर उसमें आगे बढ़े, अगला पॉइंट, पुणे स्थित भारत सरकार की सीडेक। तो पहले तो इस सीडेक का फुल फॉर्म याद कर लेना। संभावना है कई जगह बड़ी पावरफुल कंपनी के रूप में, संस्थान के रूप में इसका नाम है। तो सीडेक इट मीन्स यहां पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का योगदान महत्वपूर्ण है। इस कंपनी ने 1984 के आसपास जिस्ट 100%, इसका फुल फॉर्म याद रखना, जिस्ट का, जिस्ट ग्राफिक्स एंड इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। कुछ जगह जो है कुछ विद्वान यहाँ पर टी के बजाय जो है टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं। वो टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है। वो टर्मिनोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी है, वो ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर जी का मतलब ग्राफिक्स, आई का मतलब इंटेलिजेंस, एस का मतलब स्क्रिप्ट और टी का मतलब टेक्नोलॉजी। ग्राफिक्स, इंटेलिजेंस, स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी नामक तकनीक का विकास किया। तो प्रश्न यह है कि जिस्ट किस कंपनी ने तैयार किया? तो उत्तर कहना पड़ेगा सीडेक ने। सीडेक में से यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या था? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना। ये जो है यहाँ से सी ले लिया, यहाँ से आपके पास यहाँ से ए और यहाँ से आपके पास सी। तो ये जो है आपके पास कि जिस्ट वाला पॉइंट अपने तैयार हो गया। फिर आगे, जिस्ट एक कंप्यूटर कार्ड है जिसे कंप्यूटर में लगा देने पर हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। मतलब एक प्रकार की चीप है जिसकी सहायता से अक्षर ही छप जाए। और हिंदी के साथ साथ देखो, कोई भी चीज़ होती है, किसी को भी, हर किसी को अपना व्यापार करना है, बिजनेस करना है, बड़ा व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस करना है। किसी एक पर काम करने के बजाय ऐसे वो प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो कई सारी भारतीय भाषाओं में एक साथ काम में आ जाए। अब अगर हम यहाँ पर भारतीय भाषाओं की बात करें तो आप सब ये जानते हैं कि भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, यदि अगर आप देखोगे तो उसमें वहाँ पर 22 के नाम आते हैं। तो वो लगभग सब कहीं ना कहीं भारतीय भाषाएं, है ना। तो उसमें यहाँ पर आया कि हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर के पर्दे पर अक्षर छापे जा सकते हैं। नीचे का याद नहीं रखना, यहाँ से याद रखना है जिस्ट का फुल फॉर्म। जिस्ट को तैयार करने वाला कौन है, इसके अलावा इसमें दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं याद रखना। चलते हैं यहाँ से इसमें आगे की तरफ। अगला पॉइंट है इसकी, इसका फुल फॉर्म याद रखना, है ना। इसकी, उसकी और इसकी, उसकी और फिर विस्की, तो वहाँ मत जाना, ठीक है। इसकी, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड, याद रखना। इसकी का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड। यह एक प्रकार की कोड प्रणाली है। इसके अंतर्गत भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों को समाहित किया गया। अब लिपि इट मीन्स क्या? अरे भाई, जैसे भाई हिंदी की बात करोगे तो हिंदी में देवनागरी में लिखते हो आप, हिंदी में देवनागरी में लिख रहे हो ना। संस्कृत की बात करोगे तो देवनागरी में लिख रहे हो, मराठी की बात करोगे तो देवनागरी में लिख रहे हो आप। तो वो जो पॉइंट आपके पास आता है, नेपाली की बात करते हो तो देवनागरी में लिख रहे हो, आप ब्रंज की बात करते हो तो आप उसको वहां पर देवनागरी में लिख रहे हो। तो उसने यहाँ पर ये कहा कि यह एक प्रकार की कोड प्रणाली है और इसके अंतर्गत भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों को समाहित किया गया। उसका नाम क्या है? तो पूछ सकता है अपने को कि भारतीय और दक्षिण पूर्व एशिया की लिपियों को कौन से उसमें वहां पर कोड में तैयार किया गया। तो इसकी का फुल फॉर्म क्या? इंडियन स्टैंडर्ड कोड। आगे रोमन लिपि के लिए, अब रोमन क्या है? तो बेसिकली जब अगर अपन यहां पर बात करें तो जैसे मान लो मैंने राजेश लिखा, तो ये राजेश आपके पास यहां पर देवनागरी में है, पर यदि इस राजेश को मैं रोमन में लिखूंगा तो ये राजेश मेरे पास ऐसा चला जाएगा, तो ये रोमन हो गया। रोमन लिपि इट मीन्स वहां पर अंग्रेजी,
है ना, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये 3-4 ऐसी भाषाएं जो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि के लिए विशेष रूप से विकसित आस्की को भी इसकी के अंतर्गत समाहित किया गया। देखो क्या बात है, रोमन लिपि के लिए विशेष रूप से विकसित, मतलब रोमन लिपि के लिए कौन सा टाइटल था, आस्की, को भी यहाँ पर इसकी के अंतर्गत समाहित किया गया। इट मीन्स यहाँ पर इस प्रकार की बातें कह रहा है कि ये इतना एडवांस हो गया कि रोमन को भी अपने अंदर यहाँ पर संभालेगा। कौन? तो आंसर आता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। आगे, इसकी के आधार पर सभी भारतीय लिपियों के लिए इनस्क्रिप्ट नाम का कुंजी पटल, जैसे आप अपन देखते हैं ना, रेमिंगटन, फोनोटिक, इनस्क्रिप्ट। जब अगर आपको याद हो तो मैंने एक प्रश्न भी यहाँ पर टास्क में पूछा था, और वहाँ पर वो कहीं ना कहीं हमारे पास हिंदी कंप्यूटर से संबंधित कोई 3 मुख्य विधियाँ थी, उसमें वहाँ पर वो नाम आए थे, है ना। तो इनस्क्रिप्ट नाम का समान कुंजी पटल का विकास किया गया। कुंजी पटल इट मीन्स कीबोर्ड, कुंजी पटल इट मीन्स कीबोर्ड, है ना। तो किसमें? तो आंसर आपके पास आए यहाँ पर इसकी में। तो यहाँ से जो प्रश्न था वो था इसकी का फुल फॉर्म, और इसकी में जो है वो आपके पास यहाँ जो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, लिपियाँ जो तैयार की गई है, बस ये लाइन इसमें याद रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है कि रोमन लिपि के लिए भी विशेष रूप से विकसित आस्की को भी हमने इसकी के अंदर समाहित कर लिया। मतलब हम इतने बड़े वाले यहाँ पर हो गए कि हमने इस रोमन टाइटल को भी इसमें यहाँ पर शामिल कर लिया। आगे, भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट्स तैयार करने का काम। अब भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट मायने तो रखता है ना। जैसे मान लो अगर आपने देखा होगा तो हिंदी में जब अगर अपन लिखते हैं यहाँ पर तो कृतिदेव में लिखते हैं, या जैसे हिंदी में अपन ने देखा होगा तो आपने कहा कि उसमें हम उसमें लिखते हैं श्रुति वाले पॉइंट, श्रुति वाले फ़ॉन्ट में, या फिर अगर हम हिंदी में लिखते हैं वहाँ पर तो श्रीलिपि में लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, ये श्रीलिपि वाले जो पॉइंट आपके पास है इसमें, या कृतिदेव वाला, कृतिदेव में कई सारे हैं, 10, 11, 12 से लेकर के जो है वो बहुत आगे तक है। तो भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट, जैसे कई बार कुछ चीज़ें अपन ने ली, पता चला कि अपने CPU में, अपने कंप्यूटर में अगर हिंदी नहीं है, कृतिदेव 10 नहीं है, तो वो जो हिंदी में आपके पास फाइल आई, आपने आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में उसको लिया तो सारा का सारा उसको अंग्रेजी में करके दे देगा। और अंग्रेजी में जब सोचो कि हिंदी लिखा हुआ आएगा तो कितना खतरनाक होगा वो, है ना। तो वो वाली चीज़ इसमें यहाँ पर है। तैयार करने का काम कठिन था, भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट तैयार करना। कृतिदेव, भारतीय भाषा कौन सी? तो आंसर आपके पास हिंदी। भारतीय भाषा कौन सी? तो आपके पास संस्कृत, है ना। किंतु यहाँ के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस काम को किया कम से कम बाइट में अधिक से अधिक सूचनाएं, बाइट, बीट, बाइट, ये जो है आपके पास जो इसका सिस्टम है, तो इकट्ठी करने के लिए अक्षर या अल्फ़ाबेट कोड बताना ज़रूरी होता है। इसमें से यहाँ पर अभी आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है। देवनागरी में यह कोड बनाने का, अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, देवनागरी में यह कोड बनाने का काम IIT कानपुर में, IIT कानपुर में 1983 में शुरू हुआ, है ना। देवनागरी में यह कोड बनाने का काम IIT कानपुर में कब शुरू हुआ? तो 1983 में। तो ये याद रखना अभी ज़रूरी नहीं है। अभी अपने लिए यहाँ पर जो कंटेंट है वो ये याद रखना कि देवनागरी में यह कोड बनाने का काम IIT कानपुर में शुरू हुआ। 1983 में इसके लिए पहली समिति का गठित हुआ कि यार आपने को ये काम करना पड़ेगा। फिर 1986 में दूसरी समिति गठित हुई। 1990-91 भारतीय मानकीकरण ने इसकी कोड को मान्यता दे दी, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड कोड को मान्यता दे दी। कब? तो आंसर आता है कि 1990-91 में। तो यहाँ से आपके लिए बस प्रश्न ये है कि देवनागरी में यह कोड बनाने का काम कौन से IIT संस्थान, IIT मद्रास, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। जब इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे तो वहाँ पर विशेष करके कानपुर, इट मीन्स उत्तर प्रदेश, है ना। और अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश भी एक हिंदी भाषी राज्य में आता है, तो आप कहें कि हाँ हिंदी भाषी राज्य में आता है। फिर यहाँ से आगे चलें। इसकी कोड के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं, इसकी कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड के आधार पर सभी भारतीय भाषाओं उर्दू को छोड़कर इनस्क्रिप्ट नाम से समान कीबोर्ड, ये कुंजी पटल जो अभी अपन ने किया, का विकास किया गया, है ना। तो इसमें यहाँ पर यह था कि केवल हमने जिस एक टाइटल को छोड़ा, इसमें FLT 3 में 90, FLT 4 में 93, बढ़िया भाई, चलने दे तैयारी। और थोड़ा सा अपने को ये स्कोर देख करके सेटिस्फाई नहीं होना है,
अपना और यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़ाते रहना है ना। चलो, इसमें यहाँ पर इस पॉइंट आया कि इनस्क्रिप्ट नाम के समान कीबोर्ड कुंजी पटल का विकास किया गया। तो एक पॉइंट केवल जो प्रश्न है कि उर्दू को छोड़कर, ठीक। आगे, यह कीबोर्ड अंग्रेजी के कवेर्दी कीबोर्ड पर ही आधारित है। इट मीन्स यहाँ पर जो इनस्क्रिप्ट नाम के समान जो है वो कीबोर्ड का विकास किया गया, तो वो अंग्रेजी का जो क्वेर्दी, मतलब ये है कि इनस्क्रिप्ट नाम का जो कीबोर्ड है वो किस पर बेस्ड है। तो टाइटल अपने पास यहाँ पर आया कि वो क्वेर्दी पर यहाँ पर बेस्ड है, लेकिन इसमें यहाँ पर कोई प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन ये माइंड में होने चाहिए शब्द, है ना, ताकि अगर आ जाए तो दिक्कत ना जाए। आगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। भारत में पहला व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर 15 दिसंबर 1997 को प्रस्तुत किया गया। पहला व्यक्तिगत, ये याद रखना, आप कंप्यूटर के इतिहास में मत जाना, नहीं तो उसका फैक्ट दूसरा है। ना हमको यहाँ कंप्यूटर पढ़ना है, ना हमको कंप्यूटर पढ़ाना है, ना आपको पढ़ना है, ना आपका प्रश्न आना है। हम उस कंप्यूटर के हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले कहाँ डाकघर में, के फलाने में, के टिकने में, है ना। अभी अपने को देखना है यहाँ पर कि पहला व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर 15 दिसंबर 1997 को प्रस्तुत किया गया। हो सकता है प्रश्न आपका यहीं खत्म हो जाए इसमें, कंप्यूटर और हिंदी वाले में, क्योंकि एक प्रश्न देना है, बाई चांस अगर उसको लगा के यार देना ही है यहाँ से, तो है ना। यह पहली और एकमात्र कंप्यूटर संचालित हिंदी प्रणाली है और इसका डाटा विकास का कार्य IBM ने किया। इसका डाटा विकास का कार्य, इट मीन्स यहाँ पर ये वाले का किसने किया, तो इसका डाटा विकास, इट मीन्स यहाँ पर इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो काम किसने किया, IBM ने। दोनों पॉइंट, 15 दिसंबर 1997 और IBM और पहला व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर, ये तीन शब्द यहाँ से आपको याद रखना ही है। चलते हैं इसमें आगे की तरफ। फरवरी 1998 में क्षेत्रीय भाषाओं में कंप्यूटर प्रणाली विकसित। अब क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय या प्रादेशिक, है ना, अब फिर उसमें आप मराठी की बात कर लो या फिर वहाँ पर पंजाबी की। प्रणाली विकसित करने का काम भारत की 2 सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों MAI और एक आपके पास यहाँ पर ये, मतलब इनके अंग्रेजी नाम देख लो, हिंदी, ये सब हिंदी लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। एक आपके पास आया MAI, है ना, माई, अपन तो ऐसा देखो माई। एक आया यहाँ पर निस्कॉम ने प्रारंभ किया। इन्होंने गैर अंग्रेजी भाषी लोगों की आवश्यकता को देखते हुए, गैर अंग्रेजी भाषी लोगों की आवश्यकता को देखते हुए भारत भाषा नाम से एक परियोजना शुरू की। तो यहाँ पर यह है कि भारत भाषा नाम से परियोजना शुरू करने वाले टाइटल MAI और एक आपके पास यहाँ पर निस्कॉम, भारत भाषा नाम से एक परियोजना विकसित करने का पूरा फैक्ट है, अपने को याद रखना है, भारत भाषा। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। पहले ही कहा कि इसमें याद रखने वाला पहला पॉइंट समझने का था, दूसरा पॉइंट आपके पास याद करने का है। आगे, ISM प्रकाशक श्रीलिपि सभी भारतीय भाषा में कार्य कर रहा है ना। आकृति में हिंदी और मराठी भाषा उपलब्ध हैं। इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं श्रीलिपि हो गया, फिर उसके बाद में आकृति फ़ॉन्ट हो गया, ये सब फ़ॉन्ट के नाम हैं। प्रकाशक है, ISM है। आकृति में हिंदी और भाषा उपलब्ध है। इस परियोजना के अंतर्गत देवनागरी, गुजराती, गुरुमुखी लिपियों के लिए सूसा नाम की एक नई फ़ॉन्ट प्रणाली फिर अगेन, जैसे मंगल आपने सुना होगा, जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन अंग्रेजी के लिए आपने सुना होगा, हिंदी के लिए कृतिदेव सुना होगा, है ना। पर हिंदी को भी जैसे ये है कि कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए आपको एक नाम और बता दूं कि ये जो आपके पास यहाँ पर कृतिदेव वाला टाइटल है, आजकल बहुत सारे कीबोर्ड इस प्रकार से यहाँ पर डेवलप की जा चुकी है चीज़ें हैं, जिसमें यहाँ पर मंगल फ़ॉन्ट, तो मंगल फ़ॉन्ट की जब अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी को शानदार तरीके से वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में, इट मीन्स कंप्यूटर समझता है कि मेरे पास अंग्रेजी के ही कीवर्ड आ रहे हैं, तो मंगल फ़ॉन्ट बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से उसमें वहाँ पर विकसित किया गया है। उसमें भी कई सारे अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट हैं, है ना।
एक नई फ़ॉन्ट प्रणाली का विकास किया, तो उसका नाम क्या था, तो ये याद रखना है, सूसा। ठीक, चलते हैं यहां से आगे की तरफ। आगे अक्षर फॉर विंडोज में दिव्या तथा निशा फ़ॉन्ट, ये दो नाम आए फ़ॉन्ट के। अक्षर फॉर विंडोज में दिव्या तथा निशा फ़ॉन्ट में कार्य करने की विशेषताओं के अतिरिक्त कई अन्य विशेषताएं भी हैं। इसमें हिंदी, आप देखो ये बढ़िया पॉइंट आया, इसमें हिंदी शब्द को स्पेल चेक। कई बार जब तुम हम लिखने का काम करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है और तुम्हारे हमारे जैसे लोग उसको समझ नहीं पाते, कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ छोटी की मात्रा है, कहाँ बड़ी की मात्रा आएगी। ये तुम्हारे हमारे लिए बहुत बड़ा जंजाल है। तो उन्होंने यहाँ पर जैसे ये है ना, स्पेल जितना हिंदी के शब्द ढूंढकर बदलने का कार्य भी किया जा सकता है। मतलब अक्षर फॉर विंडोज में दिव्या तथा निशा फ़ॉन्ट में कार्य करने की विशेषताओं के अतिरिक्त इसमें तो ये काम कर ही लेता है, लेकिन अक्षर फॉर विंडोज जैसे आजकल बहुत सारे देखो कि कई बार, जैसे मान लो अगर आपको कोई काम करना है, कोई थीसिस बनानी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए स्पेल चेक होती है ताकि कोई गलतियां न हो जाएं। तो उन गलतियों को पर आजकल इन सब का बाप आ गया है, जिसका नाम है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ऐसा काम कर रहा है कि समझ ही नहीं आता कि ये न जाने क्या करेगा, है ना। शब्द बोला है इन सब का बाप। पॉइंट यहाँ पर अक्षर फॉर विंडोज जो है वो काम करता है। तो आमतौर पर हमारे पास जो हिंदी के शब्द हैं, मान लो हमने यहाँ पर हिंदी का शब्द लिख दिया निरोग, ऐसा क्या यह भाषा की दृष्टि से शुद्ध है? तो आंसर आता है कि भाषा की दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है। तो बोलेंगे आप लोग तो कहेंगे हमने तो ऐसा ही देखा है निरोग। तो तुमने देखा तो वो तुम्हारी आंखें हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारी आंखों को और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझ में आना चाहिए कि निरोग में न में बड़ी ई की मात्रा आएगी, और यहाँ यदि गलती करी तो फाइल आपकी निपटेगी। तो इसमें यहाँ पर यह है कि निरोग अगर अपन ने ऐसा लिख दिया, अब उसमें यहाँ पर अक्षर फॉर विंडोज़ पर लगाया तो उसने स्पेल चेक करके इसको सही रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये काम है अक्षर फॉर विंडोज़ का, है ना। जैसे मान लो अगर अपन यहाँ पर देखें तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो है चिन्ह सही हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं कहूँगा ये गलत हैं। तो बोले हमारी आंखों ने तो यही देखा, तो तुम्हारी आंखें किसको क्या कहाँ जाकर क्या देख लेती है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चिन्ह शब्द जो है वो आपके पास यहाँ कैसे आता है, तो ये ऐसे है, ये फाइल निपटाएगा तुम्हारी, है ना। ध्यान रखना है बेसिकली इस पॉइंट पर, जिसमें हाँ तुमने यहाँ पीछे लिया था, यहाँ हाँ आगे हैं, न जो है तुमने बीच में लिया था, यहाँ न पीछे है, न पूरा है, ह आधा है, यहाँ न आधे कर दिया, ह को पूरा कर दिया, ये गलत है। अब अगर हम यहाँ पर इस अक्षर फॉर विंडोज़ को ये चिन्ह देते तो कहते हैं कि बेटा ये बहुत मायने रखता है, कहीं सिंबल तेरे लिए खतरनाक ना हो जाए, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में आए तो इसका चुनाव कर लेना। ये टाइटल आपके पास जो आने वाली बातें हैं, ये काम यहाँ पर अक्षर फॉर विंडोज़ को दे दिया गया, और इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो आपको इसमें यहाँ पर हेल्पफुल कहीं ना कहीं करेगी या मदद आपको करेगी। ठीक है, फिर चले यहाँ से आगे की तरफ। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की मुख्यतः 3 विधियाँ हैं। ठीक है, अपन तुम हम सभी जो है यहाँ पर जानते हैं। एक आया रेमिंगटन टाइपिंग, मैकेनिकल टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह। मतलब ये वाला ये है कि पुराना से पुराना, वो जो पहले जहाँ आपने देखा होगा दनादन उस पर वो देते थे, उस टाइपिंग वाला है, ये पुरानी विधि है। पॉइंट केवल अपने को इसमें यहाँ पर ये याद रखना, इसके लिए पहले से टाइपराइटर पर हिंदी टाइपिंग सीखी हुई होनी चाहिए तो ही, क्योंकि इसमें गलती सुधारने के लिए कोई संभावना नहीं होती है ना। अगर वहाँ से दन्न से दे दिया तो इसका मतलब है कि वही छप जाएगा। कंप्यूटर में तो क्या करते हो आजकल, ये जो इनस्क्रिप्ट या इस प्रकार के जो आपके पास वो आ गए हैं इसमें यहाँ पर टाइपिंग की विधियों में, तो उसमें तो आपने गलत हुआ, अरे बोले चलो ये फटाफट चेंज कर लो, लेकिन यहाँ ऐसा काम नहीं था, है ना। इस प्रणाली से टाइपिंग सीखना मुश्किल कार्य है। कृतिदेव एक प्रसिद्ध था प्रचलित रेमिंगटन फ़ॉन्ट है। कृतिदेव पहले जब ये आपने कोर्ट कचहरी में वो देखे होंगे, मुझे लगता है कि आज भी, हालांकि बहुत जगह तो आप लेकर के बैठ गए कंप्यूटर पर नहीं होता तो दनादन वो देते ना फुट करके वो जो चलता है, उस प्रकार के आपके पास यहाँ पर इसमें पॉइंट है। दूसरा नाम है इनस्क्रिप्ट, जिसका अपन ने आगे भी कई बार इसमें यहाँ पर चर्चा करी। हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट। प्रश्न यही है, अगर आना चाहा तो बाई चांस यहाँ से अपने को प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट इन स्क्रिप्ट टाइपिंग। इन भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति है जिसका विकल्प राजभाषा
जिसका विकास राजभाषा विभाग ने किया। अगला प्रश्न ये, किसका विकास किसने किया? राजभाषा विभाग ने। राजभाषा विभाग किसके अंदर आता है? भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। तो अभी भारत सरकार का गृह मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो आप सभी को याद होगा कि होम मिनिस्ट्री की बात अगर कर रहे हैं तो माननीय अमित शाह जी जो है इसके वर्तमान में मिनिस्ट्री में जो है इसके वहाँ पर मिनिस्टर हैं, है ना। तो ये पॉइंट अपने पास आया कि इन स्क्रिप्ट टाइपिंग की अगर अपन बात करते हैं तो राजभाषा विभाग ने इसको तैयार कराया। यह कंप्यूटर टच टाइपिंग कुंजी प्रणाली खाका है। यह कुंजी पोर्टल खाका भारत सरकार द्वारा भारतीय लिपियों के लिए मानक रूप से स्वीकृत है। ये वाला जो है भारत सरकार का मानक रूप से स्वीकृत है, तो इसको आप याद रखिएगा इन स्क्रिप्ट टाइपिंग को। चलते हैं यहां से फिर आगे की तरफ। अगला है फोनेटिक टाइपिंग। यह विधि अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइपिंग करने की सुविधा। फोनोटिक आप बोलते जाओ, वो सुन लेगा और उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे मैंने एक नाम बताया था यहाँ पर बीच में, मंगल फोन, है ना, वो बहुत शानदार तरीके से आपके पास कि आप इधर यहाँ पर सब अंग्रेजी में उसको देते जाओ। जैसे बहुत सारों को हिंदी कीबोर्ड चलाते नहीं आता, लेकिन अंग्रेजी का आता है। अब अंग्रेजी का क्यों आ जाता है? क्योंकि अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 26 है, हिंदी में अल्फ़ाबेट 52 है, और फिर उन 52 की मात्राओं को ऊपर नीचे लगाना, तो हिंदी का कीबोर्ड चलाना सबकी बस की बात नहीं होती। तो वहाँ पर यही होता है कि अपनी बातें उसमें अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे मान लो लिखा कागज, तो वहाँ पर इसने यहाँ पर यदि इस प्रकार से लिख दिया कागज, तो ये कागज को जो है वो आपको ऐसा करके दे देगा, है ना। तो यह विधि अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइप करने की सुविधा प्रदान करती है, उसको कहते हैं फोनोटिक। इन 3 विधियों में से फोनोटिक विधि सबसे आसान मानी जाती है। आसान इसलिए जहाँ आदमी को तकलीफ न हो तो वो आसान ही आसान होगा कि आप अंग्रेजी कीबोर्ड का उपयोग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। उसका नाम आपके पास क्या है? फोनोटिक। और आजकल तो ये चीज़ें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों बाद देखना, या आज भी मोबाइल लिया आपने, यहाँ पर चालू किया, या लैपटॉप में भी फैसिलिटी आ गई। आपने कहा कि मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 345 के तहत किसी भी राज्य की राजभाषा प्रादेशिक हिंदी या अंग्रेजी या ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी। आपने बोला तो वो आपको टाइप करके दे दिया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ की बातें ये हैं, थोड़ी सी फैक्ट हैं लेकिन सब यूनिक हैं और सब आपके लिए यहाँ पर ऑथेंटिक सोर्स से खोदी गई ये इन्फॉर्मेशन है, जो बाकी लल्लू लालों के बस की बातें आमतौर पर ये नहीं है। हिंदी में कार्य करने के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य प्रोग्राम भी तैयार किए गए, जिसमें आया पहला हिंदी पीसी डॉस। भारत में भाषा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए टाटा IBM का एक द्विभाषीय ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में पीसी डॉस, जो न्यूनतम क्षमता वाली मशीन पर लगाया जा सकता है, पीसी 386 हार्डवेयर के लिए अनुकूल है। टाटा IBM की इस नई पहल से देश की बहुसंख्यक जनता कंप्यूटर पर अपनी भाषा में काम कर सकेगी। अपने को याद क्या करना है, तो यहाँ पर हिंदी पीसी डॉस का जो संबंध किससे है, ये वाला पॉइंट याद करना है। मैं हिंदी पीसी डॉस टाटा IBM, ये याद रखना है ना। टाटा IBM भाषा संबंधियों को दूर करने के लिए, और फिर अगला पॉइंट ही, फिर नीचे की इंफॉर्मेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चले यहाँ से, तो ये पॉइंट अपने पास इसमें आया, जिसमें पहला पॉइंट है हिंदी पीसी डॉस। जैसे मैंने ये कहा कि अगेन समझदारी से की बजाय यहाँ थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार इसको लिखा पट्टी घिस देना, तो ये चीज़ें आपके पास आ जाएगी। द्विभाषी बैंकिंग साधन, बैंकों में हिंदी में कामकाज को आसान बनाने के लिए ये आया। बैंक मित्र नाम से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। यह वातावरण में कार्य करने वाला द्विबैंकिंग साधन है। यह अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी तो सभी प्रमुख भाषाओं में काम करता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ग्राहक सेवा संबंधी कार्य आसानी से किए सकते हैं। द्विभाषा बैंकिंग साधन, इट मीन्स द्विभाषिक, 2 भाषाओं में, है ना। तो पॉइंट उसके लिए वहां पर कौन सा है, तो आंसर है बैंक मित्र। आप कहेगा कि अरे आगे पूछेगा तो हम तो लगा देंगे कि द्विभाषिक बैंकिंग साधन, लेकिन उसने कहा कि बैंक मित्र, बैंक दोस्त, बैंक जो है वहां पर मीत, इस प्रकार के 2-3 पॉइंट देंगे तो गाड़ी फंस न जाए। इसलिए शब्द आपने को कि द्विभाषिक बैंकिंग साधन के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बैंक मित्र है। इतना सा अपने को याद यहाँ से रखना है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं। अगला पॉइंट, लीफ ऑफिस, यह भारतीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया एक शब्द संसाधन है।
मतलब इसमें यहाँ पर भारतीय भाषाओं में बहुत सारे शब्द इसमें हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप देवनागरी, असमी, क्योंकि असमिया को असमी, बांग्ला बंगाली, गुजराती को गुजराती, उड़िया को उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तमिल, पंजाबी, तेलुगु आदि 10 भारतीय भाषाओं की लिपियों में काम कर सकता है ना। क्योंकि जैसे पंजाबी की बात करोगे तो गुरुमुखी, भाई लिपि क्या है उसकी, तो आप कहेंगे गुरुमुखी, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पर तेलुगु की जो है वो तेलुगु है ना, इसमें अंग्रेजी लिपि के समान ही फॉन्ट उपलब्ध है। इट मीन्स यहाँ पर लिप ऑफिस क्या है, तो 10 भारतीय भाषाओं की लिपियों में काम कर सकता है लिप ऑफिस, और उसमें विशेष करके देवनागरी, असमी, बांग्ला, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, तमिल, पंजाबी, तेलुगु आदि का इसमें यहाँ पर नाम आता है लिप ऑफिस में। ठीक है। अब यहाँ पर इस पैकेज की मुख्य विशेषता इस प्रकार भी है, कंपोज और एडिट करने के लिए एक प्रोग्राम, पाठ को भारतीय लिपि में परिवर्तित करना, अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का हिंदी अनुवाद, मतलब अंग्रेजी का शब्द है तो उसका वाक्यांशों का वो हिंदी में अनुवाद भी कर सकता है। लेकिन याद नहीं रखना, लिप ऑफिस एक प्रकार का यहाँ पर 10 भारतीय लिपियों में काम करने वाला एक प्रोग्राम है। ठीक, इसमें यहाँ पर आप ये याद रखना, भाषाएं अभी याद नहीं होगा तो भी इसमें चलेगा, लेकिन एक दो बार अगर आप इसको घिस दोगे तो याद हो जाएगा। मेट, यह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का सॉफ्टवेयर है, और इसकी जो एक्यूरेसी रहेगी लगभग 70% के आसपास। 100% तो ये नहीं कर सकते है ना, पर इतना भी अगर कर दे तो भी काम बन जाता है। यह पैकेज लिरिक्स पर चलता है। जैसे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये मैट नामक जो अनुवाद का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से उस पर चलता है, तो आंसर है लिरिक्स पर चलता है, जो मुक्त डोमेन ऑपरेटिंग सिस्टम तथा यूनिक्स के अनुकूल हैं, है ना। तो यहाँ से अपने पास ये कि मैट क्या, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का एक सॉफ्टवेयर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो लिरिक्स। तो आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनाना उसको, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आए नहीं आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैट का काम यहाँ पर आ सकता है क्योंकि आप टीचर बन रहे हो। कुछ दिनों बाद आपको भी ये सब ये चलाने हैं, ये करने हैं, क्योंकि आप अगर देखोगे कि पेपर आपके लिए तैयार करने के लिए वहाँ पर आपको बाबू या क्लर्क या इस प्रकार के टाइपिंग वाले मिलेंगे, ये सब चीज़ें भूल जाओ। अगले 5 साल में ये सब संकल्पनाएं खत्म हो जाएगी, ये काम खुद आप टीचर बनेंगे, खुद को हो सकता है इसमें करना पड़े। यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए संपादन सुविधा भी है। देखो एक बढ़िया बात यहाँ भी आई कि इस वाले में यहाँ पर ये जो मैट वाला जो पॉइंट है, इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है ना, ये भी इसमें यहाँ पर फैसिलिटी दी हुई है। उसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके पास मैट। क्योंकि देखो क्या होता है कि जैसे हर किसी की अपनी एक सीमाएं होती है, हर किसी में कुछ कमजोरियां होती है, तो अपन उसमें वहाँ पर 100% तक नहीं जा सकता है, लेकिन इनकी सहायता से जब अगर अपन इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं तो आप 100% तक इसमें जा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास मैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। फिर अगला पॉइंट इसमें यहाँ पर, इन परियोजनाओं के अलावा राजभाषा विभाग, अगेन याद रखना, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है ना। ये जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये नहीं आता, ये जिसके अंतर्गत आता है वो टाइटल आपके पास राजभाषा विभाग, नहीं तो आप इसमें यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय लगा देंगे, इससे बच लेना। राजभाषा विभाग जिसका हिस्सा है वो है आपके पास यहाँ पर गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने तथा हिंदी के कार्यक्रम संचालित करने के लिए कई CD प्रोग्राम लगाए हैं या बनाए हैं। इसमें राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सीखो कि हर जगह आपको बढ़िया वाले टीचर उपलब्ध हो, ऐसा इसमें यहाँ पर जरूरी नहीं है ना। इनमें कौन सा, तो सबसे पहला है इसमें यहाँ पर गुरु प्रमुख, इसमें यहाँ पर गुरु जो है वो प्रमुख हैं इसमें। इनके अलावा अंकुर, सुविंडो, श्रीलिपि। अब यहाँ पर जैसे ही आ जाए कि गुरु क्या है, कंप्यूटर और हिंदी के संदर्भ में यहाँ पर गुरु क्या है, अंकुर क्या है, सुविंडो क्या है, श्रीलिपि क्या है, तो आप ये कहोगे कि राजभाषा विभाग ने कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी सिखाने तथा हिंदी के कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रोग्राम है, जिसका नाम क्या है, गुरु, जिसका नाम है अंकुर, जिसका नाम है सुविंडो और जिसका नाम है श्रीलिपि। इसके अलावा लीला प्रबोध, कई बार कई सारी कंपटीशन एग्जाम में आए, लीला प्रबोध क्या है, अच्छे से याद रखिएगा, कई बार आया है लीला प्रबोध, ये अभी देखने को नहीं मिले, लेकिन ये पॉइंट आ चुका है लीला प्रबोध।
हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी आदि नाम से भी हिंदी सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए। अरे भाई तमिल वाला है वो हिंदी सीखना चाहता है, अरे वो तेलुगु वाला है वो हिंदी सीखना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पर इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिसमें गुरु हैं, अंकुर है, विंडो है, श्रीलिपि है, लीला प्रबोध, हिंदी प्रवीण, लीला हिंदी। इसमें से यहाँ पर नेशनल और बाकी सारी एग्जाम में जो बार बार आया है उसका नाम है लीला प्रबोध। ठीक है, तो ये यहाँ से इसमें आप याद रखेंगे। फिर आगे इसमें यहाँ से चलते हैं तो अगला पॉइंट अपने पास है लीला प्रबोध। अब उसमें देख लें, लीला राजभाषा विभाग ने सीडेक पुणे की सहायता से, पहले तो ये है कि लीला प्रबोध को किसने तैयार कराया, कौन से विभाग ने, राजभाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, फिर यहाँ पर आ जाएगा कि संस्कृति मंत्रालय और एक आध नाम और दे दिया तो राजभाषा विभाग, या अगर ये नहीं रहा तो वहाँ ऑप्शन ये आएगा गृह मंत्रालय, है ना, वहाँ ऑप्शन आएगा गृह मंत्रालय ने सीडेक पुणे की सहायता से हिंदी शिक्षण के लिए लीला प्रबोध, अगेन यहाँ पर नाम आया, अच्छे से याद रखिएगा, प्रवीण और प्राग नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसकी सहायता से अहिंदी भाषी लोग हिंदी सीख सकते हैं। अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी सिखाने के लिए राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है? तो ए लीला प्रबोध, बी प्रवीण, सी प्राग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या लगाओगे? इसका उत्तर यहाँ पर आपके पास आएगा उपरोक्त सभी जो है इसमें यहाँ पर आंसर लगाना है ना। तो ये पॉइंट अपने को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लीला प्रबोध याद रखेगा। अगला पॉइंट, आओ हिंदी पढ़ें, ये भी एक नाम है। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन ने, मतलब पॉइंट आएगा कि आओ हिंदी पढ़ें, तो दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। श्रृंखला के अंतर्गत मल्टीमीडिया सीडी तैयार की, इसने मल्टीमीडिया वाली सीडियां तैयार की है जिनके द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है कि आओ हिंदी पढ़े को डेवलप करने वाला तो सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन जो कि दिल्ली में स्थित है। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दिल्ली स्थित सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन की सहायता से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त किया सकता है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? आओ हिंदी पढ़ें, जाओ हिंदी पढ़ें, खाओ हिंदी पढ़ें, बोलो हिंदी पढ़ें। तो उत्तर वहां पर क्या याद रखोगे कि आओ हिंदी पढ़ें, है ना। इसी प्रकार इन्होंने पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित मल्टीमीडिया सीडी तैयार की है। मल्टीमीडिया सीडी तैयार की है जिसमें सजीव चित्रों द्वारा कथा का वर्णन किया गया है और ऐसे शानदार वाले उसमें पिक्चर लिए जिसमें वहां पर कथा का जब वर्णन है तो लगे कि सब कुछ लाइव हो रहा है। तो ये काम भी किसने किया? सेंटर फॉर कंप्यूटर एजुकेशन ने, दिल्ली स्थित। तो इस टाइटल का नाम भी क्या था? आओ हिंदी पढ़ें। ये धुआंधार आपके पास यूनिक इंफॉर्मेशन, और यदि इनसे प्रश्न आ जाता है तो इतनी गारंटी है मेरे प्यारे साथियों इसमें कि आपको इस टाइटल से यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न कैसे बन सकते हैं तो उसको मैं सेशन में, एका सेशन में उसको बता दूंगा कि यहाँ पर इसके, हालांकि मैंने सारे अपन ने इसमें यहाँ पर देखते ही गए कि इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, तो उनको अपने एक एक करके इसमें यहाँ पर देखा और समझा। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कई सारे YouTube के फटाकों को जो है वो आपने फूटते हुए देख लिया होगा और आज आपने देख लिया होगा कि हाँ वास्तव में पढ़ना क्या था और उसमें वहाँ पर कहानियाँ क्या गा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इसका आप भरपूर उपयोग उठाएं और आप अपनी एग्ज़ाम में आगे की तरफ बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।